हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा जीके क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ज्योग्राफी जीके करेंगे आज। टॉप 25 क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी जो है भाग को सीमांकित नहीं करती है, किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। जैसे रेड क्लिफ लाइन रेखा, यह सीमांकित करती है भारत और पाकिस्तान को। मैकमोहन लाइन रेखा यह सीमांकित करती है दो राज्यों को, वो जो कि हम आगे जानेंगे। और फिर जो है सर क्रीक लाइन रेखा, यह किसी को भी सीमांकित नहीं करती है। और डूरंड लाइन रेखा भी सीमांकित करती है। तो जल्दी से जान लेते हैं सर क्रीक लाइन रेखा है क्या। यह किसी को भी सीमांकित नहीं करती है, तो यह है क्या, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सर क्रीक गुजरात भारत और सिंध पाकिस्तान। कहाँ पर? गुजरात, जो भारत में गुजरात है, और पाकिस्तान में जो सिंध है, इनके बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिस पर विवाद चलता रहता है। अर्थात सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसे ही सीमा विवाद है। जैसे कश्मीर और सियाचिन के बीच सीमा विवाद रहता है, इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में भी यह पानी से संबंधित विवाद है। यह विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1960 के दशक में यह शुरू हुआ। और इस विवादित पट्टी का सर क्रीक नाम, जिस इसमें पाई जाने वाली, सर क्रीक नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इस तरह की मछली पाई जाती है कि जिसका नाम है सीरी नाम की मछली पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सर क्रीक पड़ा। और जल की धारा को मूल जो है रूप से बाणगंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? बाणगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया सर क्रीक के बारे में। तो आपके दिमाग में शायद ये हो गया होगा सेट कि सर क्रीक लाइन रेखा है क्या। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। और इसमें इस तरह विवाद चलता है जैसे कश्मीर और सियाचिन के बीच सीमा के लिए विवाद चलता है। और यह विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ, और इसको बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और सर क्रीक नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है सीरी नाम की मछली पाई जाती है, तो इसीलिए इसका नाम सर क्रीक पड़ा। तो ये हो गया सर क्रीक के बारे में। अभी देख लेते हैं थोड़ा रेड क्लिफ लाइन रेखा क्या है। तो रेड क्लिफ लाइन रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद, जब 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बन गई जिसका नाम रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन रेखा। ठीक है, जो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाती हैं। ठीक है, इन 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती है यह रेड क्लिफ रेखा। और 1971 में बांग्लादेश की जो है 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद, जब बांग्लादेश की मुक्ति होगी तो उसके बाद यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा रेखा बन गई। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा पूछे तब भी रेड क्लिफ लाइन रेखा आएगी। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन रेखा पूछी जाए तो वो भी रेड क्लिफ लाइन रेखा रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं मैकमोहन लाइन रेखा के बारे में कि मैकमोहन लाइन रेखा है क्या। मैकमोहन लाइन रेखा जो है भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। किसके? भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है क्या? मैकमोहन रेखा। यह सन 1914 में भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई। तो जब कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ, तब यह मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई। और यह 1914 में आई। और भारत और तिब्बत के बीच में यह एक रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं डूरंड रेखा के बारे में। डूरंड रेखा क्या है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। और इस का सीमांकन एक ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डूरंड ने
1983 में किया, 1983 में किया। इनके नाम पर इसका नाम डूरंड रेखा रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया डूरंड रेखा के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं जो कि आपको शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे डिटेल में करवाने के बाद। तो रेड क्लिफ के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैकमोहन रेखा के बारे में भी पूछा जा सकता है और डूरंड लाइन रेखा के बारे में भी पूछा जा सकता है। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर डिटेल मैंने अच्छी लिखी है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो कि हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो ऐसी सड़क का नाम बताइए जो विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। ऐसी सड़क का नाम बताइए। तो क्या है? दार्जिलिंग से नेपाल, मनाली से लेह, या फिर शिमला से डलहौजी, या फिर शिमला से कुल्लू। तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? ए, बी, सी या डी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा हमारा बी, मनाली से लेह। ठीक है, बी आंसर रहेगा, मनाली से लेह। तो इसके बारे में जान लेते थोड़ा। मनाली से लेह कौन से ऐसे 4 दर्रे हैं जो कि यह जो है सड़क पार करती है? तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों को पार करता है। तो 4 दर्रों को पार करता है। 4 दर्रे कौन कौन से हैं? रोहतांग ला और बारालाचाला, या और तीसरा कौन सा है? रोहतांग ला, बारालाचाला, और तीसरा है लुंग लाचाला, और चौथा कौन सा है? क्या है? तांग लांग ला। तो ये हैं 4 दर्रे जिनको यह मनाली लेह राजमार्ग इन दर्रों को पार करता है। कौन से याद रखने हैं आपको? रोहतांग ला, ये आपको क्वेश्चन में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मनाली लेह जो है 4 दर्रों में से एक दर्रा नहीं दिया जाएगा, एक गलत दे दिया जाएगा, तो उनमें से पूछा जा सकता है किन को यह मनाली लेह राजमार्ग पार नहीं करता है। तो इनमें से तीनों 4 के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। रोहतांग ला और बारालाचाला और लुंग लाचाला, और फिर 4th कौन सा है? तांग लांग ला। और बारालाचाला दर्रा जो है, यह दर्रा बारालाचाला दर्रा जास्कर रेंज में एक ऊंची पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, और लेह मनाली राजमार्ग दर्रे से होकर गुजरता है। और कौन से गुजरता है? लेह मनाली राजमार्ग दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया बारालाचाला। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दर्रे को जो ये है मनाली लेह को, ये जो दर्रा है जो ये है बारालाचाला, ये है मनाली लेह मनाली राजमार्ग दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये मेन है बारालाचाला, बाकी 4 याद रखने हैं आपको। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये होगी सेकंड की रिलेट। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे, कौन सी? घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंग का द्वीप समूह है। तो मूंग का द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या मालदीव, या फिर लक्षद्वीप, या श्रीलंका। तो क्या रहेगा आंसर? तो घोड़े की नाल के आकार वाला कौन सा इनमें से द्वीप है? तो कौन सा है? इसका आंसर रहेगा मालदीव। मालदीव है जो कि घोड़े की नाल के आकार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो ऐसा राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो नहीं लगती है, 4 की सीमा लगती है म्यांमार से, वो देख लेते हैं एक बार। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इनमें से किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है?
तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। और कौन से 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये क्या है। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से 4 राज्यों की सीमा लगती है। भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत और म्यांमार। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा साझा करते हैं। तो असम इसमें से रोंग हो जाएगा हमारा। तो चारों नाम आपको याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो तोरा बोरा के सबसे निकट कौन सा स्थान है इनमें से? तोरा बोरा क्या है ये भी हम जानेंगे, क्या है तोरा बोरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ए मुंबई और औरंगाबाद, या सी अमरनाथ कश्मीर, या डी जलालाबाद। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा स्थान सबसे निकट है? तो जलालाबाद है जो सबसे निकट है। किसके? तोरा बोरा के सबसे निकट है जलालाबाद। तो जलालाबाद सबसे निकट है। तो जान लेते हैं तोरा बोरा क्या है। तोरा बोरा एक गुफा परिसर है। तो एक क्या है? एक गुफा परिसर है। तोरा बोरा एक गुफा परिसर है जो कि कहाँ पर है? जो पूर्वी अफगानिस्तान की स्पिनगर, जिसको बोलते हैं सफ़ेद पर्वत बोलते हैं, और श्रृंखला का हिस्सा है। किसका? पूर्वी अफगानिस्तान की स्पिनगर या सफ़ेद पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तोरा बोरा का समीप जो है, तोरा बोरा का समीप या सबसे निकट कौन सा है? जलालाबाद। एक तो ये है जलालाबाद और दूसरा है नंगरहार। ये 2 हैं जो इसके बिल्कुल निकट हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है ऑप्शन में, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और तोरा बोरा क्या है? एक गुफा परिसर है जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान की जो है स्पिनगर या सफ़ेद पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही जीके क्वेश्चंस के लिए डेली अपनी 8 बजे क्लास होती है। प्लीज़ 8 बजे ऑनलाइन क्लास आप अटेंड किया करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, और सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है। तो विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। बाबा बुददान, या फिर अनाईमुड़ी, या फिर मुलियानागिरी, या फिर नीलगिरी। सबसे विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। तो क्या है इसका आंसर? अनाईमुड़ी है। और जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत की पश्चिम घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। तो क्या है? एक पश्चिम घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। तो ऐसे हमारा इंडिया का मैप होता है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट होता है, ये हमारा पूर्वी घाट होता है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। तो यहाँ पर नीचे है। कहाँ पर है? यह केरल के, कहाँ पर? यहाँ केरल है। केरल के एर्नाकुलम केरल के एर्नाकुलम जिला और कौन सा? इडुक्की जिले में स्थित है। कौन सा? याद रखना आपको, केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले में स्थित है यह अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी?
2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और हिमालय के बाहर देश की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय में है ऊंची चोटियां, उसके हिमालय से बाहर देश की सबसे ऊंची चोटी है यह अनाईमुड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आप देखें तो इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम और कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है यह, और इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है 2695 मीटर, और यह देश की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय से बाहर है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बाबा बुदान, ये क्या है? बाबा बुदान गिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक के, कहाँ पर? कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित जिले में स्थित है बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियाँ। ये याद रखना है आपको। कर्नाटक के चिकमंगलूर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ। ये भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सा जिला स्थित है? नहीं है। देख लेते हैं। ए पीलीभीत, या बी लखीमपुर, या फिर सी बहराइच, या फिर डी हरदोई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं स्थित है? तो हरदोई स्थित नहीं है, बाकी सारे स्थित हैं। कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच। ठीक है, ये तीनों स्थित हैं तराई में, उत्तर प्रदेश के तराई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? तो इनमें से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? सुदूर पूर्व में कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ, हैदराबाद, जबलपुर, चेन्नई। हैदराबाद भी नहीं है, जबलपुर भी नहीं है और चेन्नई भी नहीं है। सारे पश्चिमी एरिया में है यहाँ पर, और जो है हमसे पूछा गया है पूर्व में स्थित है। तो पूर्व में क्या है? लखनऊ जो है यह हमारे पूर्व में स्थित है। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र जो पोलैंड है, इतना बड़ा कौन सा इनमें से राज्य है भारत का? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो क्या रहेगा आंसर? इसका रहेगा महाराष्ट्र। क्या रहेगा? महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कि यूरोप के पोलैंड जो है राष्ट्र जितना बड़ा है। तो ये हो गया इसका आंसर महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये 9 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो भारत की सिलिकॉन पूछा है। अभी यहाँ पे भी डाउट हो जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली अलग है और विश्व की सिलिकॉन वैली अलग है, वो भी देख लेंगे आज इसमें। ए देहरादून, हैदराबाद, बेंगलुरु या श्रीनगर। तो इसका आंसर रहेगा भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर को बोलते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है। ठीक है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। तो बेंगलुरु है जो अर्धचालक उद्योग के लिए, उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं बेंगलोर में, तो अर्धचालक उद्योग के लिए है एक केंद्र के रूप में विकसित है, तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देख लेते हैं विश्व में जो है सिलिकॉन वैली क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। और आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली जो है कंपनियों के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है चिप बनाने वाली जो है कंपनियों के नाम से यह नाम मिला है। और जो है यह दुनिया की प्रमुख IT कंपनीज हैं।
तो यह क्यों प्रसिद्ध है, सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जो है आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज हैं। आगे देखते हैं जो कि है एप्पल, गूगल, फेसबुक, और इंटेल, ओरिकल आदि दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी कंपनियां ऑफिस यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये सारे ऑफिस यहाँ पर स्थित हैं, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जो कि फ्रांसीसी की सेन खाड़ी का दक्षिणी भाग है, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स सिलिकॉन वैली के नाम से। अगर भारत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सिलिकॉन वैली से आता है तो बेंगलुरु आएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन विश्व से रिलेटेड आ जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। निम्नोक्त जिले में कौन सा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, गोरखपुर, कन्नौर या जयपुर या कुल्लू। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा किन्नौर। क्या, किन्नौर जो है यह जिला, किन्नौर जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। किन्नौर जिला याद रखना है आपको, किन्नौर जिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। केवल 25 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो बाघ राज्य किसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को, असम को। तो इनमें से मध्य प्रदेश को बोलते हैं हम बाघ राज्य। किसको बोलते हैं, बाघ राज्य बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ये हो गए अपने 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन देखते हैं। उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह है उधम सिंह नगर जिला जो है किस राज्य में है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या फिर राजस्थान। क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। तो उधम नगर जो है उधम सिंह नगर जिला जो है यह है कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग। तो ये भी याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है, जोहार सुरंग। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है, तो ये भी याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, यह है हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या जम्मू एंड कश्मीर में। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में स्थित है हमारी कौन सी सबसे बड़ी सुरंग, जोहार सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 15 खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये रहेगा सी आंसर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रे से दोनों देश जुड़े हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 रायसीना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं रायसीना पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, या बी श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, या यह स्थान जहाँ जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया। तो यह रायसीना पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, रायसीना पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो ये रहेगा आंसर हमारा इसका ए, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, यह है रायसीना पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं। याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में मैंने करवाए हैं, ताकि कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो जल्दी से 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। तो शायद ये आपको अच्छे से पता होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है,
पोर्ट ब्लेयर। और माहे और कवारती और आइजोल ये कहाँ की क्या है, तो ये भी देख लेते हैं हम। माहे जो है, माहे या जिसको बोलते हैं मयाड़ी, भारत के पुदुचेरी, कौन से भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के माहे जिले, कहाँ पर, माहे जिले में स्थित एक नगर है। यह एक नगर है माहे, जो कि कहाँ है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के माहे जिले में स्थित एक नगर है। और यह जिले का मुख्यालय भी है। यह जिले का क्या है, मुख्यालय भी है। और यह है कवरती जो है, यह क्या है, कवरती भारत की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, किसकी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती। और जो है आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की, कौन से राज्य की, आइजोल है भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है आइजोल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है, तो इनमें से कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नोक्त दर्रे में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है, तो इनमें से कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है, नाथुल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, या फिर जेलेपला, या फिर सैराब थांग। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा 18 का हमारा सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा जो है यह जो है सतलुज घाटी में पड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा सतलुज घाटी में पड़ता है। भारत में नाथुला, जो ये नाथुला दर्रा है इसके बारे में देखते हैं। भारत में नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। हिमालय का क्या, कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि सिक्किम राज्य, कौन से राज्य, सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में, सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। किस किस को, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो याद रखना है, नाथुला दर्रा कौन कौन से राज्यों को कौन कौन से जो है राज्य देश को जोड़ता है, सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। और भारत और जो है भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में यह युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। इस युद्ध के दौरान इसको क्या कर दिया गया, इस दर्रे को बंद कर दिया गया, इस दर्रे को बंद कर दिया गया भारत और चीन युद्ध के दौरान। और इसे वापस 5 जुलाई 2006, कब, 5 जुलाई 2006 में इसको व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए खोल दिया गया। और जो है ये इस दर्रे के बारे में देख लेते हैं। ये दर्रा भी यही प्रेजेंट करता है, क्या, जेलेपला भी सिक्किम राज्य को तिब्बत में चुंबी घाटी से ही जोड़ता है। तो दोनों याद रखने हैं, नाथुला और जेलेप, दोनों की दोनों दर्रे हैं जो हैं सिक्किम राज्य और तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ते हैं। ये भी याद रखना है। इसको कब बंद कर दिया गया था और कब इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया व्यापार के लिए, 5 जुलाई 2006 को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया और 1962 में इसको बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा को। ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 18 क्वेश्चन के बाद 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, 25 क्वेश्चन है तो कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं। एंड तक वीडियो में जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश में जो है मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश के लिए, किसमें, तिब्बत में प्रवेश के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, खरडुंगला या बी लिपू लिख, या फिर सी रोहतांग, या फिर नाथुला। तो क्या रहेगा इसका आंसर, 19 का आंसर रहेगा हमारा नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। कौन से दर्रे को, नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा, तो इसके बारे में सब याद रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा 19 का आंसर। याद कर लेते हैं दोबारा से, जो क्वेश्चन है उससे रिलेट बिल्कुल क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में भी आंसर है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे को पार करना पड़ता है, नाथुला दर्रे को। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। ये है जो घाटी है पंचशीर, यह घाटी कहाँ पर स्थित है, लिबनान, या फिर अफगानिस्तान, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, या फिर डी सीरिया। तो क्या रहेगा आंसर,
पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा? सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब, बेंगलुरु या मुंबई या फिर दिल्ली? तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? 21 का आनंदपुर साहिब। भारत का प्रथम सौर शहर है आनंदपुर साहिब। आगे चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री? तो क्या रहेगा आंसर इसका? इसका आंसर रहेगा अरावली की पहाड़ियां सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्या है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। उत्तरी और पूर्वी में, दक्षिणी और पूर्वी में, उत्तरी और पश्चिमी में, उत्तरी और दक्षिणी में। तो जो भारत है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है? वह उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में स्थित है भारत, उत्तरी और पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 82 डिग्री 12 इंच पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। यह भारत में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो क्या रहेगा आंसर? यह जो है यह भारतीय मानक समय, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 82 डिग्री जो है 12 इंच भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ये हो गए 24 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ये भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन करने से पहले, जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। तो कहाँ पर स्थित है? यह हमारा स्थित है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में। थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और डेली अपनी क्लास होती है 8 बजे लाइव। प्लीज़ क्लास में अटेंड करें क्लास को, प्लीज़ क्लास में आएँ आप। और मोस्ट वेलकम है आपका जीके क्लास में। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।